साथियों, तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। जम के तैयारी करते रहिए बेटा और मेरे साथ बने रहिए, हम एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलते हैं अपनी थ्योरी क्लास की तरफ। आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 20, दैट इज़ ऑन एज एंड सेंचुरीज। और पिछली क्लास में हमने कवर किया था मॉडर्न एज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1945। ये पीरियड स्टार्ट होता है 1945 से एंड इट गोज ऑन प्रेजेंट डे। आज तक ये पीरियड चल रहा है। सो इंट्रोडक्शन इस पीरियड की दे देती हूँ मैं। It emerged, this period emerged soon after the World War II. World War II जहाँ ख़त्म होता है वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? पोस्ट मॉडर्न पीरियड की। सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड emerged हुआ क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मैसिव डिस्ट्रक्शन हुई एंड कि बेटा डिस्ट्रस्ट हो गया था, डिस्ट्रस्ट टुवर्ड्स द गॉड एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। सो लोगों का जो ट्रस्ट था, लोगों का जो विश्वास था वो गवर्नमेंट से उठ गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेथ्स और इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देख ली थी लोगों ने, और लाइफ का कोई भरोसा नहीं रहा था और सिक्योर फील नहीं हो रहा था लोगों को। सो गॉड से भी कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया था। अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म्स ऑर्डर, रैशनैलिटी एंड यूनिवर्सल ट्रूथ्स। सो जो मॉडर्निज्म एज थी, इससे पहले वाली प्री एज, उसमें क्या था? एक ऑर्डर था, एक चीज़ों का एक क्रम था, एक ऑर्डर था। और पोस्ट मॉडर्न एज लेके आई डिसऑर्डर। एक जो रैशनैलिटी देखने को मिलती थी किसमें? मॉडर्न एज में रैशनैलिटी क्या थी? दैट इज एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन रीज़न, ठीक है। और जो ये प्री मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न पीरियड था, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या देखने को मिला? इरैशनैलिटी देखने को मिली। नाउ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो एक ही यूनिवर्सल ट्रूथ को सच मान लिया जाता था मॉडर्न एज में, नाउ इन दिस एज दैट इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड था इसमें ऐसा नहीं था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एक्सेप्टेंस हो रही थी मैनी पर्सपेक्टिव्स की, मैनी ट्रूथ्स की। सो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को नहीं माना जा रहा था, एक्सेप्टेंस ऑफ मैनी पर्सपेक्टिव्स। एम्फेसिस हो रहा था किस पे? प्लूरलिज्म पे। प्लूरलिज्म क्या होता है बेटा? प्लूरलिज्म रेफर्स टू द डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट कल्चर। प्लूरल, डिफरेंट, प्लूरल मतलब पता है ना, मोर देन वन। अब मॉडर्न में क्या था? वन, यानी कि एक ही बात जो कह दी, जो रूढ़वादी तो हो गई, वही सच्चाई है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है। और किसी का डिफरेंट मतलब लोगों का जो ओपिनियन है, कल्चर मिक्सिंग है, वो सब नहीं था इतना ज़्यादा। बट पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो अब लेटेस्ट 20th सेंचुरी आई, उसमें क्या देखने को मिला कि देयर वॉज अ क्रॉस कल्चर मतलब लोग तैयार थे एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए, घुलने मिलने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को अपनाने के लिए। सो देयर वाज एन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑल्सो सीन इन द एशियन साइड। वेस्टर्न कल्चर का भी इन्फ्लुएंस दिख रहा था और कहीं ना कहीं इंटर कल्चर का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे, कंट्रीज पे दिख रहा था। सो बेसिकली अगर हम कहें तो प्लूरलिज्म क्या था? इट वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ मेनी पर्सपेक्टिव्स, truths and voices instead of a single universal truth. So this was the acceptance of many truths, voices, cultures। बहुत सारे voices उठ के आ रही थी, बहुत सारे truths, बहुत सारे cultures and जो था मिक्सिंग हो रही थी सबकी कल्चर्स की। रिलेटिविज्म क्या था? रिलेटिविज्म मतलब जैसे कि मोरालिटी है,
अब मोरालिटी को रिलेट किया जा रहा था किससे, वंस कल्चर से, यानी कि मोरालिटी जो लोग अपने कल्चर को फॉलो कर रहे थे, अपने कल्चर को अच्छे से निभा रहे थे। जैसे अगर हम हैं, हम पंजाबी हैं मान लो, अगर हमारा कल्चर क्या है, अगर हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर है जैसे कि सिर ढकना, अगर या फिर कोई भी जिस भी तरीके का कल्चर है उसी को ही मोरालिटी माना जा रहा था। सो मतलब रिलेटिविज्म रिलेट किया जा रहा था, मोरालिटी को किससे रिलेट किया जा रहा था, जैसे कल्चर से, कि वंस फॉलोइंग वंस कल्चर मीन्स मोरालिटी। सो बेसिकली बेटा रिलेटिविज्म क्या था, इट इज मोरालिटी इज रिलेटिव टू नॉर्म्स ऑफ वंस कल्चर्स। सो relativism means related to, for example morality is related to, morality किससे related थी, morality is related to norms of one's culture. लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स, अब लिटरेचर क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी, डिसइल्यूजनमेंट। डिसइल्यूजनमेंट क्या होता है बेटा, एलिनिएशन, एलिनिएशन अकेलापन, मतलब दिख रहा था कि अब जो ये टाइम आ रहा है, ये हम सबको पता है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम एक घर में रहते हैं बट वी आर, मतलब इवन द हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग इन द सेपरेट रूम्स। सो देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ एलिनिएशन, आइसोलेशन, जो एक एटमॉस्फेयर पहले था किसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ले लो कि हमें अपने चाचा के ताए के बच्चों के आगे, मतलब पूरी पीढ़ियों का हमें आगे तक पता होता था कि ये हमारे रिलेशन में हैं। आजकल हमें अपने फर्स्ट कजन्स का ही पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सो बेसिकली दिस एज इज लीडिंग टू द आइसोलेशन, एलिनिएशन एंड मतलब डिसकनेक्शन विद द पीपल। सो वही लिटरेचर में शो हो रहा था, क्या शो हो रहा था, एलिनिएशन शो हो रहा था, आइसोलेशन शो हो रहा था एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस बेटा क्या होता है कि अपने आप को लोग ढूंढ रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को, कैसे कि जो वर्ल्ड वॉर में हुआ हाथ से, उसके बाद लोग बौखला गए थे, देवर इन अ ट्रॉमा, क्योंकि जो हिरोशिमा नागासाकी पे भी बॉम्ब गिरे, उससे कई पुश्ते जो उनकी जनरेशन्स हैं वो हैंडीकैप पैदा हो रही थी, किसी का माइंड वर्क नहीं कर रहा, लोग अपनी पहचान ढूंढ रहे थे कि हमारे साथ इस तरीके से हो गया, हु एम आई, हम एक्चुअली में हैं क्या। सो बेसिकली बेटा आइडेंटिटी क्राइसिस मीन्स पीपल बिगेन क्वेश्चनिंग दैट हु एम आई एंड व्हाट डिफाइंस मी। सो इट मीन्स आइडेंटिटी क्राइसिस का क्या मतलब था, आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब था लोग पूछ रहे थे हु एम आई एंड व्हाट डिस्क्राइब्स मी, क्या मुझे डिस्क्राइब करता है, मैं एक्चुअली में हूँ क्या। उसके बाद मीडिया कल्चर, मीडिया कल्चर हाईलाइट हो रहा था। मीडिया कल्चर क्या हाईलाइट हो रहा था कि मीडिया ज़्यादा लोग ऑफन, मतलब मीडिया में ही ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते जा रहे थे एंड फिजिकली लोगों का इंटरेक्शन और वो कल्चर ख़त्म हो रहा था कहीं ना कहीं। सो मीडिया का कल्चर बहुत ज़्यादा ही देखने को मिला पोस्ट मॉडर्न एज में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वॉज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब ऐसा क्या था जिसने प्रोवोक किया इस एज को आने के लिए, मतलब क्या पीछे सरकमस्टांसिस रहे जिसकी वजह से पोस्ट मॉडर्न एज आई। 1945 में बेटा एंड हो गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो एंड हुआ था इसने बहुत ज़्यादा खलबली मचा दी थी ग्लोबल मार्केट में, पॉलिटिकल में, सोशल में एंड कल्चरल मार्केट में। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स लेके आया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आया था। अब व्हाट वर द पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस क्या थे इस समय ये भी मैं बताऊंगी। सोशल चेंजेस भी बहुत सारे आए थे, तो क्या क्या पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस थे। एमरजेंस थी, किसकी एमरजेंस थी, देयर वाज एन एमरजेंस ऑफ राइवलरी। पॉलिटिकल चेंजेस क्या थे, एमरजेंस हुई थी राइवलरी की, राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, इनके बीच में राइवलरी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा।
और यूएन, जो यूएन थी यानी यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड हो गई थी। किसके लिए फॉर्म्ड हुई थी यूनाइटेड नेशंस? ताकि पॉलिटिकली जो कंट्रीज हैं आपस में उनमें सामंजस्य बना रहे और जो फाइट हो रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं उनका एंड हो सके। सो देयर वॉज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन एंड राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी उभर के आ रही थी। देयर वॉज राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का राइज हो रहा था, जैसे कि कम्युनिज्म का, फासिज्म का, इन सब पॉलिटिकल आइडियाज का, आइडियोलॉजीज का राइज हो रहा था। तो क्या क्या पॉलिटिकल शिफ्ट्स थे? एमरजेंस हुई थी राइवलरी की पॉलिटिक्स में यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। यूएन जो थी वो फॉर्म्ड हुई थी टू प्रिवेंट द फ्यूचर, जो भी वर्ल्ड वॉर ने नज़ारे दिखाए उसको फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए क्या हो रहा था? यूएन की फॉर्मेशन हो रही थी एंड न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उभर के आ रही थी, जैसे कि कम्युनिज्म, फासिज्म, नार्सिज्म, ये सारी न्यू आइडियोलॉजीज उभर के आई। इसलिए है ये सारी जो बैकग्राउंड है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस एज के आने के पीछे क्या बैकग्राउंड था। नाउ देयर वाज आल्सो सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट्स। अब सोशल भी शिफ्ट हुए काफ़ी हद तक आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड कल्चरल भी शिफ्ट हुए। सोशल शिफ्ट कैसे था बेटा? बेसिकली अर्बनाइजेशन हुई, कंज्यूमरिज्म हुआ और मास मीडिया उभर के आई। सो व्हाट वर द सोशल शिफ्ट्स ड्यूरिंग दिस? सोशल शिफ्ट क्या हुए थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद? अर्बनाइजेशन, कंज्यूमरिज्म एंड सोशल मीडिया का उभर के आना, ठीक है। एंड देयर वाज कल्चरल शिफ्ट्स। अब कल्चरल शिफ्ट्स क्या हो गए थे? कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आ गया था देखने को। कैसे? देयर वाज एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरलिज्म, यानी कि प्लूरलिज्म को एक्सेप्टेंस दी जा रही थी। मिक्स कल्चर्स, मिक्स्ड आइडियोलॉजीज, मिक्स कल्चर, ये सब उभर के आ रहे थे। मतलब डिफरेंट कंट्रीज आपस में एक दूसरे के कल्चर को शेयर कर रहे थे। वॉज अ कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर एज, ये सब भी चीज़ें थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड से आने से पहले जिन्होंने इस पीरियड को प्रोवोक किया। सो कोल्ड वॉर क्या होता है बेटा? एक स्टेट होती है, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट होती है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विदाउट द यूज़ ऑफ वेपन्स, बिना वेपन्स के यूज़ किए कूटनीति से और शब्दों से प्रहार करना, एक दूसरे की सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को हार्म करना, कहीं ना कहीं एक कंट्री में थ्रेट ऑफ फियर और एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना जो डर की स्थिति को जगाता है। सो इट इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विदाउट यूज़ ऑफ मिलिट्री, विदाउट द यूज़ ऑफ मिलिट्री। और न्यूक्लियर एज इससे पहले की जो मॉडर्न एज थी उसने भी प्रोवोक किया पोस्ट मॉडर्न एज को आने के लिए, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप्ड हो गए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कि उस एज को ख़त्म होना ही था और पोस्ट मॉडर्न एज को इसीलिए उभर के आना पड़ा। सो न्यूक्लियर एज बन गई थी मॉडर्न एज, क्योंकि वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए उस एज में, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स। अब बेटा आते हैं डीकोलोनाइजेशन, रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द यूरोपियन पावर्स। सो इट डीकोलोनाइजेशन क्या होता है बेटा? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो कॉलोनीज है उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, कहाँ से? यूरोपियन पावर्स की कैद से, ठीक है। अब सिविल राइट्स मूवमेंट क्या होता है? सिविल राइट्स मूवमेंट्स बेटा इट रेफर्स टू द मूवमेंट विच प्रोवोक्स द पीपल्स राइट, जो पीपल के राइट के बारे में, उनके हितों के बारे में मूवमेंट्स थी, वो कहीं ना कहीं वो भी
थी चल रही। तो सिविल राइट्स मूवमेंट थी, ये पीपल्स मूवमेंट थी, लोगों की मूवमेंट थी, उनके हित में जो अधिकार हैं उनके लिए मूवमेंट्स थी। बट क्या ऐसे अधिकार थे? बिकॉज लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों के साथ की जा रही थी। तो सिविल राइट मूवमेंट्स जो है उन्होंने भी प्रवोक किया क्या, इस एज को, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज जो आई उसके पीछे कहीं ना कहीं सिविल राइट्स हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे कि अमेरिकन्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे उनके साथ क्या किया जा रहा था? कलर के बेस पे भेदभाव किया जा रहा था। सो इसको एंड करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट्स भी चल रही थी। ठीक है, अब राइज हो रहा था, किसका राइज हो रहा था बेटा? कंज्यूमरिज्म का राइज हो रहा था। कंज्यूमरिज्म मीन्स की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सो कंज्यूमरिज्म का राइज हो रहा था, एंड इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी, इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी? बहुत ही रैपिड प्रोडक्शन कर रही थी गुड्स की। सो राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म मीन्स क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रैपिड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड मास मीडिया। अब मास मीडिया जो थी ना बेटा, मास मीडिया में टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन, ग्रामोफोन, रेडियो, क्या कहते हैं, सेल फोन्स, डिफरेंट सोशल मीडिया के सोर्सेस, प्रिंट मीडिया, ये सब सोर्सेस उभर के आ रहे थे मास मीडिया में। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है डिजिटल जो वर्ल्ड आज जाल बिछा के बैठा है, इंटरनेट का वर्ल्ड, वो पूरी तरह फैल चुका है। अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज एंड डीकंस्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया था आर्ट को और क्रिटिसिज्म को। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोग थे, अब जो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोग थे बेटा, उनसे पहले क्या माना जा रहा था? उन्होंने आर्ग्यू किया, जो पहले की एक माने जा रहा था कि हर चीज़ का मीनिंग जो है वो स्टेबल मीनिंग है। अब इन्होंने स्टेबल मीनिंग वाली इस चीज़ पे क्या किया? आर्ग्यूड किया। किसने आर्ग्यू किया? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोगों ने। सो दे आर्ग्यूड ऑन द स्टेबल मीनिंग, एंड किसमें उन्होंने बिलीव किया कि मीनिंग जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, शिफ्ट करता रहता है। सो दे आर्ग्यूड द फिक्स्ड मीनिंग एंड बिलीव्ड इन द शिफ्ट में बिलीव किया इन्होंने, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लोगों ने। एंड डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी, ये किसने दिया बेटा? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, हु गेव द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शनिज्म? सो जैक्स डेरिडा ने थ्योरी दी है। इनको शॉर्ट में हम डेरिडा भी बोल देते हैं। डेरिडा गेव द थ्योरी फॉर डीकंस्ट्रक्शनिस्ट, एंड डीकंस्ट्रक्शन मतलब हटा देना, कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी चीज को कंस्ट्रक्ट करना यानी जोड़ना, डीकंस्ट्रक्ट मतलब हटा देना, दूर कर देना। सो इट इन्फ्लुएंस द आर्ट एंड क्रिटिसिज्म। ग्रोथ हो रही थी मल्टीकल्चर यानी हाइब्रिड कल्चर्स, एक दूसरे के कल्चर को अपनाया जा रहा था। एंड पोस्ट कॉलोनियल वॉइसेस उभर के आ रही थी, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के जो राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहे थे और आगे आ रहे थे। जैसे कि अफ्रीका के चिनुआ अचीबी थे, जिनका वर्क था थिंग्स फॉल अपार्ट। सो नाउ वी गो ऑन द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एथीम। सो देयर वाज अ फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन लीनियर नरेटिव्स। इस एज में एक फ्रेगमेंटेशन नजर आ रही थी और नॉन लीनियर नरेटिव्स थे। कैसे थे? फ्रेगमेंटेशन कैसे थी? नॉन लीनियर नरेटिव्स का क्या मतलब था? अब बेटा जो यानी कि जो एक कल्चर था उसके रिलेशन में ये कह रहे हैं कि जैसे एक लीनियर कल्चर, एक ही कल्चर को फॉलो नहीं किया जा रहा था, काफ़ी मतलब जो नरेटिव्स थे वो मिक्स कल्चर को फॉलो कर रहे थे, यानी कि एक ही ट्रैक पे, लीनियर ट्रैक पे नहीं चल रहे थे नरेटिव्स। देवर मिक्सिंग वेस्टर्न कल्चर, कहीं ना कहीं जर्मन कल्चर, तो सारी जो नरेशन थी उसमें और दूसरे कल्चर्स का भी क्या दिख रहा था? इफेक्ट दिख रहा था। देयर वाज इंटरटेक्सुअलिटी मतलब जो टेक्स्ट थे
वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इंटरटेक्सचुअलिटी हो रही थी। जैसे कि पहले जो टेक्स्ट थे वो सिर्फ अपनी एक लीनियर लाइन पे थे, अब जो टेक्स्ट थे वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस थे, एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस थे टेक्स्ट कहीं ना कहीं। एंड देयर वॉज पेस्टिक, पेस्टिक मीन्स मिक्सिंग हो रही थी यॉनरास की, पैरोडीज की, कोलाज की। सो बेसिकली ये पूरा जो है इंटरटेक्सचुअलिटी, इसका मीनिंग क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के टेक्स्ट हैं वो भी मिक्स हो रहे थे, डिफरेंट यॉनरास भी मिक्स हो रहे थे। पैरोडीज, पैरोडी क्या होता है बेटा? इट मीन्स इमिटेशन, इमिटेशन की जा रही थी एक दूसरे की राइटिंग्स की। देयर वॉज द इमिटेशन ऑफ राइटर्स, राइटर एक दूसरे की इमिटेशन कर रहे थे। मेटाफिक्शन एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। सो मेटाफिक्शन बेटा क्या होता है? मेटाफिक्शन इज बेसिकली व्हेन द स्टोरीज आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड। सो स्टोरीज आर आर्टिफिशियली stories when the stories are artificially constructed and सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है? जैसे कि खुद को ये पहचानना कि मैं कौन हूँ बेसिकली। क्यों सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी? जैसे रावण है, वो खुद को पहचानता है कि वैसे तो मैं नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग हूँ, बट मैं रामलीला में रावण का रोल निभा रहा हूँ। तो सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी मतलब उसको अपनी रिफ्लेक्सिविटी है कि मैं एक सिर्फ किरदार में हूँ, एक कैरेक्टर में हूँ, और मैं कोई वो व्यक्ति नहीं बन गया हूँ, रावण का रोल निभा रहा हूँ, मैं रावण बन नहीं गया हूँ। सो एक सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी मीन्स खुद को एक मतलब पहचानना, एक सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी खुद को पहचानना। ठीक है। अब मेटाफिक्शन, उसमें क्या इट इज़, और इस पूरी जो मैंने डिस्कशन की मेटाफिक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, इसको कहते हैं फिक्शन फॉर फिक्शन, फिक्शन अबाउट फिक्शन, यानी कि कल्पना की कल्पना करना। मैजिक रियलिज्म बहुत अच्छा एक टर्म है, एक बहुत फैंटास्टिक चीज़ है जो उस समय उभर के आई, उस समय देखने को मिली। कब? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बेटा मैं आपको जो बताऊंगी, जैसे कि पेस्टिक मतलब मिक्सिंग हो रही थी यॉनरास की, बहुत अच्छी। मेटाफिक्शन यानी कि मेटाफिक्शन यानी स्टोरीज जो थी वो क्या हो रही थी? बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड स्टोरीज थी। एंड सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी आ रही थी, यानी खुद को लोग पहचान रहे थे। मैजिक रियलिज्म, अब ये क्या टर्म है? ये भी बहुत बढ़िया लिटरेचर में टर्म है, क्योंकि ये मैजिक को किसके साथ जोड़ देती है बेटा? रियलिटी के साथ। मैजिक प्लस रियलिटी। जैसे कि सलमान रश्दी का एक वर्क आया उस समय, कौन सा वर्क था? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। सो मिडनाइट चिल्ड्रन जो वर्क था सलमान रश्दी का, उसमें 1001 बच्चों का जन्म होता है और वो मैजिकल चिल्ड्रन होते हैं। मैजिकल चिल्ड्रन यानी कि वो बच्चे दे आर फुल ऑफ मैजिक। सो उसमें उस स्टोरी में मैजिक और रियलिज्म को मिक्स किया गया। वैसे ही सर रियलिज्म है। सर रियलिज्म का क्या मतलब होता है बेटा? सर रियलिज्म मीन्स बियॉन्ड द रियल वर्ल्ड, मतलब कि जो रियल वर्ल्ड से बियॉन्ड हो, यानी कि एक तरीके से काल्पनिक दुनिया। जैसे डिज्नीलैंड से आपने सुना ना बेटा, डिज्नीलैंड, इस तरीके की चीज़ें उभर के आने लगी पोस्ट मॉडर्न पे। और डिज्नीलैंड एक आज की डेट में भी एक कल्पना की दुनिया में एक अलग ही नाम, एक अलग ही स्टेज पे पहुंच चुका है। प्ले विथ लैंग्वेज, प्लेइंग विद द लैंग्वेज। प्लेइंग विद द लैंग्वेज का क्या मतलब है? कि लैंग्वेज से खेला जाने लगा। कैसे? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब एक शब्द और अनेक अर्थ, यानी कि डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ सेम वर्ड। एम्बिग्विटी मीन्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। एंड वर्ड प्ले, वर्ड प्ले मीन्स होता है जैसे पन, जैसे कि शब्द एक और अर्थ अनेक, तो उस तरीके की चीज़ें होने लगी। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म क्या था? कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के राइटर्स को मौका मिला आगे आने का।
डिफरेंट जो डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते थे, रिलेटिविज्म उभर के आया, एंड एक सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ को ही नहीं सच माना जा रहा था, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को गैदर किया जा रहा था। आयरनी, अब आयरनी बेटा क्या होती है? आयरनी बेटा होता है वेयर देयर इज अ डिफरेंस, जहां पे एक डिफरेंस होता है किसके बीच में? व्हाट इज बीइंग सेड एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग, जो कहा जाता है और जो समझा जाता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है आयरनी में। सो आयरनी बेटा क्या होती है? what there is a difference between what is said and what is being meant. So irony क्या होता है? what is there is a difference, एक difference होता है किसमें? difference between what is said and what is meant, जो भी कहा जाता है और जो भी समझा जाता है, वो अलग अलग दोनों होती हैं बातें। यानी कहा कुछ जाता है, कहा जाएगा यू आर, यार तुम तो बहुत अच्छे हो, और एक तरीके से उसको टोंट मारने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वो बहुत गंदा है, तो मीनिंग क्या है? उसको बैड बता रहे पर टोंट मारने के लिए, अरे तुम ही तो हो सबसे अच्छे, एक तरीके से आयरनी होती है। तो पैरोडी मतलब नकल मारी जा रही थी, वही जब कल्चर्स मिक्स हो रहे थे तो एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे के राइटिंग्स को कॉपी किया जा रहा था, इमिटेट किया जा रहा था। ब्लैक ह्यूमर क्या होता है बेटा? अब बताएं ब्लैक ह्यूमर, व्हाट इज द ब्लैक ह्यूमर? सो बेसिकली ब्लैक ह्यूमर होता है कि जो सीरियस, जो ट्रेजेडी है, जो सीरियस प्लॉट है, उसको एक कॉमेडी वे में प्रेजेंट कर देना। मतलब इतनी सीरियसनेस को ब्लैक क्या दिखाता है? रात क्या दिखाती है? सीरियसनेस। तो एक ब्लैक नाइट, एक ब्लैक ह्यूमर होता है, एक सीरियस माहौल को एक लाइटली एक ह्यूमर की तरह गो थ्रू, एक स्विफ्ट की तरह निकाल देना। सो फोकस ऑन द आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी पे फोकस किया जाने लगा था। आइडेंटिटी पे फोकस करना मतलब कि लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या हैं, व्हाट आई एम एंड व्हाट इज माई आइडेंटिटी, व्हाट आई एम मेड फॉर, मेरे को क्या करना है, मैं क्या हूँ। लोग अपने आप पे फोकस कर रहे थे क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं लोग जो थे अपने आप को खो चुके थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, उनका डिस्ट्रस्ट आ गया था गॉड और गवर्नमेंट के थ्रू। अब लोग अपने आप को कहीं ना कहीं दोबारा से गैदर अप कर रहे थे। जेंडर अपना, रेस अपनी, माइग्रेशन अपनी, मीडिया, पॉप कल्चर, मतलब अपना कल्चर पहचानने की कोशिश कर रहे थे, अपना जेंडर, अपनी आइडेंटिटी को खोज रहे थे एक तरीके से। सो मेजर ऑथर्स और उनके क्या क्या वर्क्स थे उन पे आते हैं जो इस दौरान लिखे गए। वेस्टर्न राइटर्स, अब कौन कौन से वेस्टर्न राइटर्स पोस्ट मॉडर्न टाइम में हुए? पहला था सैमुअल बेकेट, ही वॉज अ वेस्टर्न राइटर। उन्होंने बहुत फेमस वर्क लिखा वेटिंग फॉर गॉडट, दैट इज इन 1953। देन थॉमस पाइनेकन थे जिन्होंने वर्क लिखा ग्रेविटीज रेनबो। कर्ट वोनेगट जिन्होंने कौन सा वर्क लिखा? स्लॉटर हाउस। डॉन डेलिलो, दैट इज वाइट नॉइज। मार्गरेट एटवुड, he wrote The Handmaid's Tale. And Toni Morrison, who wrote Beloved, उनका वर्क था Beloved। ये तो थे वेस्टर्न राइटर्स। अब आते हैं मेजर ऑथर्स जो कि इंडियन पोस्ट कॉलोनियल थे। सो इंडियन में सलमान रश्दी, मैंने आपको बताया कि बहुत फेमस थे इस पोस्ट कॉलोनियल टाइम में। ही वॉज अ फेमस फॉर, किसके लिए फेमस थे? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बहुत फेमस हुए थे इनका ये वर्क, मिडनाइट चिल्ड्रन। एंड इट वॉज अबाउट द मैजिक रियलिज्म। इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया था? मैजिक रियलिज्म का यूज़ किया था। अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। झुम्पा लहरी थी जो कि इंटरप्रिटेटर ऑफ मालाडीज, ठीक है, एक वर्क था इंटरप्रिटेटर ऑफ मेलेडीज। देन अमिताभ घोष थे जिन्होंने, अमिताभ घोष ने फेमस वर्क लिखा था द शैडो लाइन्स इन 1988। नाउ लैंग्वेज एंड स्टाइल। अब कौन सी लैंग्वेज, कौन सा स्टाइल था जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हाईलाइट हो रहा था, उभर के आ रहा था?
इंग्लिश रिमेन्स ग्लोबल लिटरेरी लैंग्वेज बट एनरिच्ड बाय लोकल इडियम्स एंड वॉइसेस। सो अब क्या हो रहा था, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज जैसे बनना शुरू हुई थी मॉडर्न टाइम पीरियड में, वैसे ही बन रही थी ग्लोबल लैंग्वेज, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा एनरिचमेंट, यानी कहते हैं ना हमारी इंग्लिश बहुत एनरिच्ड है, वर्ड्स वोकैबुलरी का भंडार आ गया हमारे पास, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट हो गई थी। कैसे एनरिचमेंट हो गई थी? बिकॉज बाय द लोकल ईडियम्स एंड वॉइसेस, जो डिफरेंट लोकल पार्ट्स थे, यानी पूरे ग्लोब पे, ऑल ओवर ग्लोब की बात हो रही है, ऑल ओवर ग्लोब पे कैसे लिटरेचर शाइन कर रही थी, तो जो पूरा ग्लोब है उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनकी वॉइसेस उभर के आ रही थी। कैसे उभर के आ रही थी? जैसे डिफरेंट पार्ट्स कैसे, जैसे अफ्रीका से चिनुआ अचीबी, थिंग्स फॉल अपार्ट उनका फेमस वर्क है, इंडिया से कोई सलमान रश्दी हो गया। सो ऐसे डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट वॉइसेस निकल के आ रही थी, और जब डिफरेंट वॉइसेस यानी डिफरेंट राइटर्स उभर के, वॉइसेस का क्या मतलब है इधर? राइटर्स। तो जब डिफरेंट राइटर्स उभर के आएंगे तो बेटा वोकैबुलरी तो एनरिच होगी। राइज ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेरी वर्ड्स। अब राइज किसका हो रहा था? पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेरी वर्ड्स का। ऐसे वर्ड्स उभर के आ रहे थे जो पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश लिटरेरी वर्ड्स थे। एंड देयर वाज अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंग्लिश। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिड मोड, जैसे कि मिक्सिंग हो रही थी इंग्लिश की। कैसे मिक्सिंग हो रही थी? क्योंकि इंग्लिश में अफ्रीकन इंग्लिश भी लिखी जा रही थी, जैसे हम कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश सीख लो, ब्रिटिश इंग्लिश सीख लो, अफ्रीकन इंग्लिश सीख लो। तो हर कंट्री में, अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो, हर कंट्री में इंग्लिश लिखी जा रही थी, बट अपने तरीके से। सो इसलिए क्या हो रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी, मतलब इंग्लिश की मिक्सिंग हो रही थी। अगर इंग्लिश इंडिया में लिखी जा रही थी तो वो इंडियन इंग्लिश कहला रही थी, अगर अफ्रीका में लिखी जा रही तो अफ्रीकन इंग्लिश कहला रही थी। अब पॉपुलैरिटी किसकी हो रही थी? वर्नाकुलर की। वर्नाकुलर होता है लोकल लैंग्वेज, यानी कि हर कोई इंग्लिश को अपनी लोकल भाषा के, अपनी लोकल देसी स्टाइल से लिख रहा था इंग्लिश को। हर कंट्री में अपनी देसी स्टाइल से इंग्लिश को बोला जा रहा था, क्योंकि पर्टिकुलरली ब्रिटिश एक्सेंट में या अमेरिकन एक्सेंट में हम नहीं कर सकते। सो जो ये अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे इंग्लिश को, उससे क्या हो रहा था? इंग्लिश की राइटिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये रिजिडिटी नहीं थी कि हमें अमेरिकन एक्सेंट में ही लिखना है या ब्रिटिश में ही फॉलो करना है। हर कोई अपनी लोकल देसी भाषा में लिख रहा था। उससे क्या हो रहा था? इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा था। अपने अपने स्टाइल से अगर हर कोई अपने नेशन में लिख रहा था, इट वॉज इन्फ्लुएंसिंग द इंग्लिश राइटिंग्स। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस, यानी लिटरेचर के फील्ड में क्या सिग्निफिकेंस थे इस एज के। चैलेंजेस आ रहे थे, किसको? चैलेंजेस ट्रेडिशनल लिटरेरी बाउंड्रीज, यानी कि दिस वॉज चैलेंजिंग। ये जो लिटरेचर थी पोस्ट मॉडर्न एज की, ये चैलेंज कर रही थी, किसको चैलेंज कर रही थी? पुराने ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को। जो पुराने टाइम में टेक्निक्स चली आ रही थी, जो ट्रेडिशनल तरीके थे लिटरेचर को लिखने के, वो उस बाउंड्रीज को पुश करा गया था इस एज में। गिव्स वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। अब कैसे लिटरेचर का सिग्निफिकेंस फैल रहा था? मतलब लिटरेचर जो थी पूरे ग्लोब पे, यानी इंग्लिश का पूरे ग्लोब पे इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। एक्सपैंड हो रही थी लिटरेचर टू इंक्लूड पॉपुलर कल्चर, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब जो लिटरेचर है वो एक्सपैंड कर रही थी बहुत ज़्यादा। कैसे एक्सपैंड कर रही थी इंग्लिश लिटरेचर? क्योंकि इट वॉज इंक्लूडिंग द पॉपुलर कल्चर्स, मीडिया क्या कर रहा था? टेक्नोलॉजी स्प्रेड कर रहे थे इंग्लिश को, और हर नेशन में अपने अपने तरीके से इंग्लिश लिखी जा रही थी। इस एज में एम्ब्रेसेस
प्लूरलिज्म, यानी कि एक्सेप्टेंस हो रही थी, किसकी एक्सेप्टेंस हो रही थी, ऑफ मेनी पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स जो थे वो लोगों के एक्सेप्ट हो रहे थे, नज़रिए देखने के, एंड बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की जो वॉइसेस थी, जैसे कि अफ्रीका की चिनुआ चीबी हो गई, इंडिया की सलमान रश्दी होगी, सारी वॉइसेस को मतलब उभरने का मौका दिया जा रहा था। डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी यानी कि सिर्फ इंग्लैंड के लोग नहीं लिख रहे थे, इंग्लैंड के राइटर नहीं लिख रहे थे, अब डाइवर्सिटी थी, इंग्लिश को हर तरीके से लिखा जाता है, अफ्रीकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। एक्सपेरिमेंटेशन को लोग एक्सपेरिमेंटेशन की थ्योरी को मान रहे थे कि इस तरीके से लिख के एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस फ्री स्टाइल में लिखते हैं या फिर इस यॉनरा में लिखते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी। ब्रिजेस लिटरेचर, अब ब्रिज हो रहा था, ब्रिज क्या हो रहा था, इट ब्रिजेस द लिटरेचर, लिटरेचर को ब्रिज किया जा रहा था विद द फिल्म। अब लिटरेचर कैसे बिल्डअप हो रही थी, विद द फिल्म्स। अब लिटरेचर को शो किया जा रहा था किसके माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से। जैसे कोई भी स्टोरी है, कोई भी प्लॉट है, उसको लिखा जाता था और फिर फिल्म्स के माध्यम से, जैसे हैमलेट को भी, हैमलेट की भी मूवी आई, और थेलो पे भी मूवी आई, और काफ़ी सारी मैकबेथ पे भी मूवी आई है। सो डिजिटल स्टोरी टेलिंग, जैसे कि डिजिटल स्टोरी अपनी ट्विटर पे डाल दो या किसी पे भी अपनी कहानी को डाल दो, तो वो स्टोरी टेलिंग एक ग्राफिक, एक डिजिटल मोड से लिखी जा रही थी। एंड ग्राफिक नॉवेल्स, अब नॉवेल्स जो थे कैसे हो गए थे, टोटली ग्राफिक, जैसे कि 3D में शो हो रहे हैं, अब तो 5D आ गया है शो करने के लिए। सो दीज आर टेक्नोलॉजीज, इस एज ने हमें क्या क्या मतलब दिया, ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए, फिल्म के रूप में, ग्राफिक मोड्स के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। कंक्लूजन ऑफ दिस एज, पोस्ट मॉडर्न एज रिफ्लेक्ट्स अ फ्रेगमेंटेड ग्लोबलाइज्ड मीडिया ड्राइवन बाय द वर्ल्ड। सो अब एक ग्लोबल मीडिया, ग्लोबलाइज्ड मीडिया इस एज में बन चुकी थी। पोस्ट मॉडर्न एज में द मीडिया वॉज नॉट एक कंट्री सेंटर्ड नहीं थी, पूरे ग्लोबलाइज्ड, पूरे ग्लोबल पे मीडिया का इफेक्ट नजर आ रहा था, पूरे ग्लोब पे। सो मीडिया ड्राइवन वर्ल्ड, अब जो वर्ल्ड था किससे चल रहा था, पूरी दुनिया किससे चल रही थी, टेक्नोलॉजी से और मीडिया से। लिटरेचर जो थी प्लूरलिस्टिक हो गई थी, यानी कि जो लिटरेचर थी उसमें डिफरेंट कल्चर्स की छाप देखी जा रही थी। प्लेफुल हो गई थी, वर्ड्स ऐसे एक, मतलब एक वर्ड उसके कई मीनिंग, तो इसलिए प्लेफुल लिटरेचर, वर्ड्स के साथ प्ले किया जा रहा था। इंटरटेक्सचुअल थी, इंटरटेक्सचुअल यानी कि डिफरेंट यॉनरास की मिक्सिंग हो रही थी, डिफरेंट पैरोडीज की मिक्सिंग हो रही थी। इंक्लूसिव थी। कंटिन्यूज टू इवॉल्व द डिजिटल, मतलब डिजिटल फील्ड में नई नई इन्वेंशंस हो रही थी। कंटिन्यूज टू इवॉल्व द डिजिटल, जैसे कि चैट जीपीटी आ गया और हमारे पास एआई आ गया है, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में एवोल्यूशन हो रही है डिजिटल चीज़ों की। एंड पोस्ट ह्यूमन नरेटिव्स, यानी कि जो पोस्ट मतलब जो ह्यूमन के बाद भी नरेटिव्स आए हैं, जैसे जो ह्यूमन की कमांड पे काम करते हैं, जैसे एआई में हम सिर्फ डालते हैं या चैट जीपीटी में अपनी बात डालते हैं, वो 1 मिनट में सब कुछ निकल के हमारा आ जाता है। सो पोस्ट ह्यूमन नरेटिव्स आ गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी एंड रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि जो यूनिवर्सली एक ही चीज़ को ट्रूथ माना जा रहा था उसको अब क्या मान लिया गया, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि डिफरेंट ओपिनियंस, लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट वॉइसेस को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। एक ही बंदे की बात को, एक ही चीज़ को मान्यता ना देने की जगह पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स उभर के आए। So this is all for today. You can join me on A1 English 360 degree. आप ज्वाइन कर सकते हैं।